आज का हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग देखते हैं कि दो नाम मिलता है। एक हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता और दूसरा होता है सिंधु घाटी सभ्यता। इस विषय में जानेंगे कि आखिर इसका दो नाम क्यों। सभ्यता तो एक ही है लेकिन इसका दो नाम क्यों। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता नाम इसके रखने के कारण है कि सबसे पहला जो स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था। सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम देते हैं। और इस सभ्यता का जो अधिकतर जो जगह जो मिला, जैसे मोहनजोदड़ो ये सब हो गया, तो ये किस नदी के किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका नाम दिया गया। ठीक है, ये जो है त्रिभुजाकार, ये जो सभ्यता जो मिला है त्रिभुजाकार सभ्यता है। त्रिभुज के आकार का यह सभ्यता, इस सभ्यता का जब स्थल जब खोजा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये त्रिभुज के आकार का ऐसा इसका स्थल, इसका मतलब सारे स्थल को जोड़ेंगे, कुछ स्थल यहाँ पे कुछ स्थल यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके तो ये त्रिभुजाकार ये बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका आकृति कैसी बनती है, तो ये त्रिभुजाकार बनती है। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। तो उत्तर में जब जाएंगे तो ये है जगह जो मिला है, सबसे जो उत्तरी जगह मिला है वो मिला है मंडा। सबसे उत्तर में जो जगह मिला है वो मिला है मंडा। मंडा है चिनाब नदी के किनारे। मंडा जो शहर बसा हुआ है चिनाब नदी के किनारे, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जब दक्षिण में जाएंगे तो दैमाबाद है। सबसे दक्षिणतम इसका अगर बिंदु देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो अभी तक जितनी खुदाई में जो स्थल मिली है उसमें दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, आज की इस वीडियो में वही चीज़ हम सिंधु घाटी सभ्यता से हम देखेंगे, वो उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उत्तर में हो जाएगा मंडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। जब पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में आएंगे तो ये हो जाएगा सुतकोटदा। सुतकोटदा ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। सुतकोटदा कहाँ है? सुख्तगाडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है, और ये है दास्क नदी के किनारे। सुख्तगाडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। यह है दास्क नदी के किनारे पश्चिम में। पूरब में जाएंगे तो आलमगीरपुर मिलेगा हम लोग को। पूरब में जाएंगे तो आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे है, और ये आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। तो ये चीज़ को याद रखना है। आकृति कैसी है हड़प्पा सभ्यता की? त्रिभुजाकार है। ठीक है, उत्तर में मंडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। पूरब में जाएंगे तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है यूपी में, और पश्चिम में जाएंगे तो सुख्तगाडोर बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। अच्छा, इतिहास इसको जो हम लोग रखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में इसको रखते हैं। ठीक है, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसको कुछ देखेंगे कि इसके बारे में, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे इतिहास को तो इसको 3 खंड में बांटा गया। इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, तीसरा है इतिहास। ठीक है, इतिहास को 3 खंड में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक वो उस चीज को कहते हैं इसमें लिखित प्रमाण ही नहीं है। वो ऐसा इतिहास जिसका लिखित कोई प्रमाण ही नहीं है, वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक में रखते हैं। आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है कि वैसा इतिहास जिसका लिखित प्रमाण तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वैसा इतिहास जिसका लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसकी लिपि उसकी भाषा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसकी भाषा को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ऐसा कहा जाता है कि भाव चित्रात्मक भाषा है, भाव चित्रात्मक भाषा है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि।
क्वेश्चन बार बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसको याद रखना है, ठीक है। तीसरा इतिहास जिसका लिखित विवरण भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तीसरा क्या है, इतिहास जिसका लिखित विवरण भी हमें प्राप्त है और उसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार एग्जाम में आता है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल से कुछ चीज है, कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा का पाषाण काल में ऐसा क्या क्या चीज होता है हुआ है देखेंगे। पूरा पाषाण काल में जो मानव जीविका का जो आधार था वो क्या था, शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का क्या आधार क्या था, शिकार था। अच्छा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य अपना अस्थायी निवास नहीं बना। निवास मतलब होता है रहने का जगह, जहाँ वो निवास करता हो, जहाँ वो रहता हो, तो अस्थायी नहीं था। वो आज यहाँ रहते थे, कल वहाँ रहते थे, परसों कहीं और रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो जीविका का जो मुख्य आधार क्या था, शिकार था। वो जानवरों का शिकार करते थे और खाते थे। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जीविका का, मनुष्य की जीविका का आधार क्या था, शिकार था और आग का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। नव पाषाण काल की बात करें तो इसमें नव पाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार था पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार है, ये बहुत बड़ा आविष्कार है। पहिए का जो आविष्कार है बहुत बड़ा आविष्कार है। किस काल में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। इस समय देखेंगे पूरा पाषाण काल में तो मुख्य आधार क्या था, जीविका का शिकार था। और यहाँ पे नव पाषाण काल में कृषि आ जाएगी, लोग अपना खेती बाड़ी करने लगेंगे, कृषि करने लगेंगे, मनुष्य अस्थायी निवास बना लेगा। पूरा पाषाण काल में अस्थायी निवास नहीं था, नव पाषाण काल में क्या मनुष्य अपना अस्थायी निवास बना लेगा। तो आज हम लोग इस पर ढेर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में एग्जाम की दृष्टि से कैसा कैसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग बारे में जान लिए। इसका दो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ था और किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसको आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका लिखित विवरण तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ थे। क्या थे, द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे कौन थे, द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो अभी जैसे भारत की हम अगर नक्शा देखें, भारत का अगर हम लोग नक्शा देखें तो ये दक्षिण का हमारा पार्ट है। इसी पार्ट में जो रहने वाले जो निवासी हैं क्या होते हैं, द्रविड़ होते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। इसको आदि ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है। इसका एक स्थल है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा। इसका सभ्यता स्थल है धौलावीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, ये नाम है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको 2021 ईस्वी में 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर दिया। विश्व विरासत यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो यूनेस्को ने धौलावीरा को बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जब शामिल किया 2021 के हर एग्जाम 2021 और 22 के बीच में हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कि धौलावीरा को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया, ये किया 2021 में। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो एग्जाम पर्पज से जो क्वेश्चन आता है, देश आजाद। एक बार पहले भी जो हम देख चुके थे कि देश आजाद होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता
तो देश आज़ाद होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल मिले वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। कहाँ से? गुजरात से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? बंटवारा हो गया। अधिकतर जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा जो जगह कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले। इस चीज़ को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ा जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो। कहाँ है? अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो कहाँ है? और ये पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी हो जाएगा। ये कहाँ है? राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। तो ऐसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के बारे में पूछता है तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस चीज को याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल, भोगवा नदी के किनारे है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अनेकों स्थल मिले। अब सारे स्थलों से कुछ ना कुछ चीज मिले हुए। जैसे एक चीज पूछता है टेराकोटा, आपको पूछेगा टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब क्या होता है? तो पहले क्या होते थे? खिलौने बनते थे, छोटे छोटे खिलौने बनते थे, मिट्टी के खिलौने होते थे। तो वैसे मिट्टी के खिलौने जिसको पका दिया जाता था, जैसे हम ईंट होता है, ईंट को हम पका देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने जो जिसे पका दिया जाता था उसी को हम लोग टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा उसे कहा गया है। ठीक है, तो छोटे छोटे खिलौने थे, 1 इंच 2 इंच 3 इंच खिलौने पाए गए। बैलगाड़ी जैसे मिला, ये सब बहुत सारे खिलौने मिले वहाँ पे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टेराकोटा मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैसा स्थल देखेंगे कि जैसे जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, तो ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं इसके बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक ना एक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है, जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार। पूछता है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से कहाँ मिला है? जोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार। स्नानागार मिला है। इसको नीचे कर दो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? स्नानागार। पूछता है इसको क्या विशाल स्नानागार इसको बोलता है। ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। एक क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या थी? तो अन्नागार थी, स्नानागार, दोनों ऑप्शन में रहेगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग अन्नागार था या स्नानागार था? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे, अन्नागार मतलब वैसा बिल्डिंग जिसमें अन्न रखा जाता था। ठीक है, वैसा बिल्डिंग जिसमें अन्न रखा जाता था। वो कहाँ से मिला? वो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अन्नागार की बारे में बात करें तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से मिला है। और स्नानागार कहाँ से मिला? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। दोनों याद रखना है। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सबसे बड़ी बिल्डिंग पूछे
हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? तो ये अन्नागार थी, स्नानागार नहीं मानना है, अन्नागार था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? अन्नागार थी। पूछे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? तो ये स्नानागार थे। मोहनजोदड़ो का पूछे तो स्नानागार था, इसको विशाल स्नानागार कहा जाता है। ठीक है, जो अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है? अग्निकुंड के बारे में बात करें तो ये लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। लोथल और कालीबंगा, लोथल और प्लस कालीबंगा, कालीबंगा से एक और चीज मिला है, जली हुई चूड़िया काले रंग की, इसका नाम इसी को तो पड़ा, कालीबंगा। जली हुई चूड़िया काले रंग की, काले रंग की जली हुई चूड़िया, ये कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा का नाम इसी में मिला क्योंकि वहाँ पे कुछ जली हुई चूड़िया मिली थी जो किस रंग की थी? काले रंग की थी। और कालीबंगा कहाँ? ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा जगह के नाम से क्वेश्चन पूछ देता है। लोथल कहाँ है? लोथल अभी बताए थे, ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे? गुजरात में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का दो ऐसे बंदरगाह है, सबसे फेमस ये लोथल था और एक था सुतकोटदा। ठीक है, दो बंदरगाह मिले हैं। ठीक है, सुतकोटदा देगा तो हैरान नहीं होना है। लोथल तो सब लोग जानते हैं, सुतकोटदा के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो बंदरगाह मिला सिंधु घाटी सभ्यता, दो मिला, एक लोथल एक सुतकोटदा। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ है? राजस्थान में है। और कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? काले रंग की जली हुई चूड़िया यहाँ से मिली। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, अगला क्वेश्चन पूछता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना अभी कहाँ से मिला है, इसको देखना है। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल। मनके बनाने का कारखाना की बात करें तो लोथल और चनहुद्रो, तो दो जगह देगा ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। लोथल भी देगा, चनहुद्रो, दोनों एक साथ नहीं दे सकता ऑप्शन, या तो लोथल देगा नहीं तो चनहुद्रो देगा। ज्यादा फेमस ऑप्शन नहीं है चनहुद्रो। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। इस चीज को याद रखना है, मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो से मिला है। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से और चीज मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पशुपति सील मिली है। पशुपति सील मिली। सील मतलब क्या होगा? मुहर हो गया। पशुपति सील मिला है। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से पशुपति सील मिला है और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांसा का खोज इस समय हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का खोज हो चुका था। आयरन का खोज नहीं हुआ था, लोहा का खोज नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ पे कांसा का खोज हो चुका था, इसलिए जो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन आदि ऐतिहासिक काल में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की है या हड़प्पा सभ्यता की है। कैसा था इसका? ये त्रिभुजाकार था। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन चीज कहाँ से मिला। मनके बनाने का कारखाना की बात करें तो लोथल या चनहुद्रो, ज्यादातर ऑप्शन में चनहुद्रो देता है, चनहुद्रो मारेंगे। मोहनजोदड़ो से पशुपति सील मिला। तो सील मतलब मुहर मिला। ये अच्छा, जो सील उस समय होता था मुहर, वो सेल खड़ी का बनता था। सेल खड़ी पूछता भी। ठीक है, जो सील जो बनता था किससे बनता था? सेल खड़ी से बनता था। मोहनजोदड़ो से और चीज मिला, नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अन्नागार हो जाएगा, जो कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है।
ठीक है। अच्छा, इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये बता चुके हैं। भाव चित्र दाईं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी अगर ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ तो राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे लिखा जाता था। भाव चित्रात्मक थी। लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो जो लिखी जाती भाव चित्रात्मक जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर, दाहिने से बाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सभ्यता का जो मुख्य फसल था, इस सभ्यता का मुख्य फसल क्या क्या था, जौ और गेहूं था। इस सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूं था। इस चीज को याद रखना है। धान भी ऑप्शन में रहेगा, धान नहीं मारना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूं था, इसको याद रखना है। ठीक है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला, बनवाली से मिला है, बनवाली। ठीक है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनवाली से क्या मिला, मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है। बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है। चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, रंगपुर से, रंगपुर से, रंगपुर से क्या मिला है, चावल के दाने का साक्ष्य, चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये मिला है रंगपुर से। रंगपुर से कहाँ क्या मिला है, चावल के दाने का साग। तो अभी देखें कि मोहनजोदड़ो से पशुपति सील और नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो जो सील होता था, यानी सील मतलब मुहर, सिलखड़ी से मिलता था। इसकी मुख्य फसल जौ और गेहूं था, चावल नहीं मारना। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, रंगपुर से मिला है। और बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में। अच्छा, इस समय बाटर सिस्टम चलता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इस समय बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उस समय करेंसी नहीं थी। करेंसी नहीं थी मतलब आज जैसे 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया। करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 500 का एक नोट है, ये 500 का एक नोट है, जिसका ओरिजिनल कीमत इस नोट को बनाने में 500 रुपया नहीं आया है, ज़्यादा ज़्यादा इसका 2 या 3 रुपया आया होगा, 2 या 3 रुपया आया होगा कीमत, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 500 है। इसका वैल्यू कितना है, 500 के बराबर है। तो ये करेंसी हो गया। लेकिन अभी हम लोग करेंसी सिस्टम, अभी हम लोग क्या चल रहा है, पहले क्या था, बाटर सिस्टम चलता था। पहले क्या चलता था, बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम में क्या था, किसी के पास चावल है, दूसरे किसी के पास गेहूं है, किसी के पास मकई है। अगर हमको मकई चाहिए 1 केजी तो हम 1 केजी उतना ही चावल देंगे जितना हमको मकई चाहिए। हमको जो चीज़ चाहिए, सामने वाला को कोई और, सामने वाला को चावल चाहिए, समझ लीजिए मेरे पास चावल है, हमको मकई चाहिए, सामने वाले के पास मकई है, तो हम उसको अपना चावल दे देंगे, उससे अपना मकई ले लेंगे। यही था बाटर सिस्टम, एक अनाज के बदले में दूसरा अनाज देना, इसको क्या बोलेंगे, बाटर सिस्टम था। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। आज भी हम लोग तो बचपन में देखते थे 4 आना 8 आना ऐसे पढ़ते थे ना। 8 आना का मतलब होता था 8 आना, 8 आना का मतलब क्या होता था, 50 पैसा। 16 आना का मतलब क्या होगा, 1 रुपया। 16 आना का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, ये जो क्या था, 16 के अनुपात में था। ठीक है, तौल की इकाई किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। ठीक है, ये मातृअष्टात्मक सभ्यता, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, जैसे हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे सतवाहन राज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तो ये भी क्या था, मातृअष्टात्मक ढांचे का प्रतीक होता है, क्योंकि अपने हर राजा अपने नाम के पीछे अपने माता का नाम लगाता था। जैसे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के नाम सुनेंगे। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, मातृअष्टात्मक ऐसा प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें जैसे आज क्या है, आज का जो हम लोग का जो जनरेशन है क्या है, पुरुष प्रधान है। जैसे घर का मुखिया क्या होता है, पुरुष होता है। घर का मुखिया कौन होता है, पुरुष। घर का मालिक कौन होता है, पुरुष होता है। तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ, उस समय का जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ढांचा थी वो कैसी थी, मातृअष्टात्मक, यानी घर का मुखिया कौन हो जाएगा, माता हो जाएगी। घर का मुखिया कौन हो जाएगा, माता हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या कैसी थी, पुरुषात्मक थी या मातृअष्टात्मक थी, इसमें आंसर देना है मातृअष्टात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृअष्टात्मक सभ्यता थी। ठीक है, 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे, कॉटन और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन था, इसमें जो घड़े बनाए जाते, जो मिट्टी के जो बर्तन जो बनाए जाते थे, ठीक है,
तो ये लाल रंग की बनाया जाती थी। मिट्टी का बर्तन क्या था, लाल रंग का बनाया जाता था, लाल रंग का, और इसमें काले रंग से डिजाइन बनाया जाता था, काले रंग से। 67 यूपीएससी का क्वेश्चन है, काले रंग से डिजाइन बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग का मिट्टी के बर्तन पे काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है, ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा, क्वेश्चन पूछता है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति क्या थी, प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कुछ मिला कि कुछ जगह 100, जैसे R37 कब्र के नाम बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये जो था, कुछ जगह सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ जगह 100 को जलाया जाता था। 100 मतलब जो मृत व्यक्ति का जो बॉडी है उसी को क्या बोलेंगे, 100 बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कुछ जगह जलाया जाता था, कुछ जगह दफनाया जाता था। जलाने का मतलब है कि आज भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में उसको जलाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह जैसे हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उस समय क्या, उसमें क्या दफना दिया जाता है। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में 100 को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो है, इसमें 100 को जलाया जाता था, 100 को जलाया जाता था। और जो हड़प्पा है, इसमें दफनाया जाता था। हड़प्पा की बात करें तो इसमें दफनाया जाता था। इसमें जैसे R37 कब्र के बारे में सुने होंगे कि मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है R37 में। तो मोहनजोदड़ो में 100 को जलाया जाता था और हड़प्पा में 100 को दफनाया जाता था। ठीक है, अब बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये है रावी नदी के किनारे है। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, इसका खोज राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी। इसका खोज किसने किया था, R.D. बनर्जी ने किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, खोज के बारे में पूछेगा तो यही दोनों से पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। 1921 में किसने सबको, दयाराम साहनी ने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। R.D. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो ये चीज है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब जैसे चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो की बात करें, जहाँ से मनके बनाने का कारखाना खोजा गया है, चनहुदड़ो। तो ये कहाँ पे, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा के बारे में बता दिए, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कालीबंगा के बारे में बता दिए कि ये कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कालीबंगा की बात करें, जैसे कुछ अब नदी कौन सा जगह किस नदी के किनारे है, इस पर देखेंगे हम लोग, चर्चा कर लेते हैं, ये लास्ट ही है। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, जब बात करें मोहनजोदड़ो की तो ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी ने किया था। चनहुदड़ो भी कहाँ है, ये भी सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, रंगपुर की बात करें, रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी के किनारे हो जाएगा। मादर नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, रंगपुर, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। लोथल भी कहाँ, गुजरात में है, लेकिन लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ, लोथल भी कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंदा नदी के किनारे यूपी में है। धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की बात करें, अभी धौलावीरा के बारे में देखें कि 2021 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था, मतलब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे कौन सा, धौलावीरा है। ठीक है, बनवाली की बात करें, बनवाली कहाँ, हरियाणा में है। बनवाली कहाँ, हरियाणा में है।
बनमालीगंज हरियाणा में, कहाँ है? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछता नहीं है, ठीक है। एक आधु का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं।